हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाएंगे। इसमें टोटल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम तीसरे नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 2 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। और यह बुक आर गुप्ता द्वारा कृत किया गया है और यह परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने जनवरी माह में 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को 3 पालियों में होने वाली है। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 3 का प्रश्न नंबर 1 से। तो हमारा पहला प्रश्न है, उरोस्थी के ठीक बाई और 5वें अंतरापरशुका स्थान में जो नाड़ी स्थित हो सकती है क्या होती है? कौन सी नाड़ी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिखाग्र नाड़ी होती है। उरोस्थी के ठीक बाई और 5वें अंतरापरशुका स्थान में जो नाड़ी स्थित हो सकती है शिखाग्र नाड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लामा का पूर्ण रूप क्या होता है? लामा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लामा का पूर्ण रूप क्या होता है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्सों के लिए पर्यावरणीय सिद्धांत एनवायरमेंटल थ्योरी किसने विकसित किया था? नर्सों के लिए पर्यावरणीय सिद्धांत एनवायरमेंटल थ्योरी किसने विकसित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक रोगी के पास अपनी मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर अपना निर्णय लेने का अधिकार होता है। प्रत्येक रोगी के पास अपनी मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर अपना निर्णय लेने का अधिकार स्वायत्तता होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग प्रक्रिया का एक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग प्रक्रिया का एक कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संक्षेपण। आकलन, नियोजन और निदान जो है यह नर्सिंग प्रक्रिया का कार्य है, लेकिन संक्षेपण जो है यह नर्सिंग प्रक्रिया का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मेरुदंड से बना होता है। मेरुदंड से कितना कशेरुकाव बना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 कशेरुकाव बना होता है। मेरुदंड से 33 कशेरुकाव बना होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न है, सामान्य निश्वसन के अंत में फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? सामान्य निश्वसन के अंत में फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिका गणना में असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि के अभिलक्षणों वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कोशिका गणना में असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि के अभिलक्षणों वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेतानुरक्तता कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिका गणना में असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि के अभिलक्षणों वाली स्थिति को श्वेतानुरक्तता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ान या लड़ाई प्रतिक्रिया के लिए कौन से हार्मोन्स उत्तरदायी हैं? फ्लाइट और फाइट प्रतिक्रिया के लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी हैं?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनलिन हार्मोन उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रैखिक गुणसूत्र का सिरा एक्सट्रीमिटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रैखिक गुणसूत्र लीनियर क्रोमोसोम का सिरा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अत्यांश। अगला प्रश्न है, किस कंठ उपास्थि लैरेंजियल कार्टिलेज को सिग्नेट वलय, सिग्नेट रिंग भी कहा जाता है और जिससे श्वासनी पूर्णतः घिरी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रिका उपास्थि। मुद्रिका उपास्थि कंठ उपास्थि को सिग्नेट वलय भी कहा जाता है और जिससे श्वासनी पूर्णतः घिरी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों में एक छोटा वायुकोश होता है? निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों में एक छोटा वायुकोश होता है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृपिका। अगला प्रश्न हो जाएगा, आंत और यकृत के बीच पोषक तत्वों से भरपूर रक्त के परिसंचरण को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिहार परिसंचरण कहा जाता है। आंत और यकृत के बीच पोषक तत्वों से भरपूर रक्त के परिसंचरण को प्रतिहार परिसंचरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का निर्माण पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन का निर्माण पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वैसोप्रेसिन। अगला प्रश्न है, किसी विशेष रोग के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षा जिसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के दौरान प्राप्त करता है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सभी स्तनधारियों के सीरम और उत्तक द्रवों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन जो बाहरी तत्वों के संपर्क में आने पर संश्लेषित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन देखिए आप, 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षी कहलाते हैं। सभी स्तनधारियों के सीरम और उत्तक द्रवों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन जो बाहरी तत्वों के संपर्क में आने पर संश्लेषित होते हैं वह प्रतिरक्षी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैम अभिरंजन में कौन सा रंग ग्रैम ग्राही जीवों को दर्शाता है? ग्रैम स्टेनिंग में कौन सा रंग ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी रंग दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूबेला। अगला प्रश्न है, गुड पास्चर सिंड्रोम होता है क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। गुड पास्चर संलक्षण टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरु संवेदनाहरण देने के लिए कटी छेदन प्रक्रिया के दौरान रोगी को सामान्यतः किस स्थिति में रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानुवछासन स्थिति में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक दीर्घकालिक कार्यात्मक विकार जो अव्यवस्थित मलोत्सर्ग के साथ बार बार उदर शूल द्वारा अभिलक्षित होता है जिसमें दस्त, कब्ज या दोनों सम्मिलित हो सकते हैं, किस रूप में जाना जाता है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्षोभी मलोत्सर्ग संलक्षण। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षोभी मलोत्सर्ग संलक्षण। अगला प्रश्न है, पित्ताशय की सूजन जो उदर के ऊपरी दाएं भाग में दर्द, स्पर्शहता और कठोरता का कारण बनती है, क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय शोथ कहलाती है। आगे देखेंगे, नाक और गालों की संधि पर तितली के आकार का त्वग्रितमा। नाक और गालों की संधि पर तितली के आकार का त्वग्रतिमा ददोरों से युक्त तीव्र त्वचीय घाव से पीड़ित रोगियों का विशेष लक्षण है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वदैहिक रक्तिम ल्यूपस। सार्वदैहिक रक्तिम ल्यूपस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाक और गालों की संधि पर तितली के आकार का त्वग्रतिमा ददोरों से युक्त तीव्र त्वचीय घाव सार्वदैहिक रक्तिम ल्यूपस से पीड़ित रोगियों का विशेष लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेशेवर देखभालकर्ताओं और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों पेशेवर देखभालकर्ताओं और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा उन गंभीर प्रगामी रोगों से पीड़ित रोगियों को निदान की जाने वाली अंतविषयक सेवाओं की एक समन्वित कार्यक्रम जो उपचार के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला देखभाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, श्लेष्मा झिल्ली का वलय है। श्लेष्मा झिल्ली का वलन है जो जिह्वा को मुख के तल तक सुरक्षित करता है और उसके पश्च संचलनों को सीमित करता है। तो क्या करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लिंगुअल फ्रेनुलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिंगुअल फ्रेनुलम श्लेष्मा झिल्ली का वलन है जो जिह्वा को मुख के तल तक सुरक्षित करता है और उसके पश्च संचलन को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय पेशी रोग गलन। हृदय पेशी रोग गलन के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिमानित जैव रासायनिक मानक है? मायोकार्डियल इन्फाक्शन। हृदय पेशी रोग गलन मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन एमआई के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिमानित जैव रासायनिक मानक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्डियक ट्रोपोनिन। अगला प्रश्न है, वह विकार है जिसके कारण त्वचा के पैच सफेद हो जाते हैं। कौन सा वह विकार है जिसके कारण त्वचा के पैचेस ऑफ स्किन सफेद हो जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटिलिगो। अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से किस डिग्री के जलने से अधिचर्म और चर्म परत इनमें से किस डिग्री के जलने से अधिचर्म और चर्म परत प्रभावित और नष्ट हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय डिग्री का जलना। अगला प्रश्न है, भुजा और पैरों को आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाओं भुजा और पैरों को आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाओं के रोगों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिसरीय धमनी रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह रक्षा तंत्र जिसमें कोई व्यक्ति अनजाने में पूर्वोत्तर और अधिक आरामदायक विकासात्मक चरण में लौट आता है, क्या कहलाता है? वह रक्षा तंत्र जिसमें कोई व्यक्ति अनजाने में पूर्वोत्तर और अधिक आरामदायक विकासात्मक चरण में लौट आता है, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है, नॉरएपिनेफ्रिन स्तर में कमी होने पर व्यक्ति को प्रभावित करने वाला मानसिक विकार क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवसाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, मनोचिकित्सीय व्यवस्था में परिचारिका और रोगी के बीच पारस्परिक विचार विमर्श या साक्षात्कार के दौरान हुए वार्तालाप के अभिलेखन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया अभिलेखन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की मापी गई बुद्धि लब्धि 16 से 32 के बीच है। मानसिक मंदता का वर्गीकरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीव्र मंदता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुबलर रॉस सिद्धांत के अनुसार असाध्य रूप से रुग्ण रोगियों में संताप प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्वीकृति इसका पहला चरण है। आगे देखेंगे, श्रोणि का वह प्रकार जिसमें एक लंबा अंडाकार किनारा होता है। श्रोणि का वह प्रकार जिसमें एक लंबा अंडाकार किनारा होता है, जिसमें अग्रपृष्ठ व्यास अनुप्रस्थ व्यास से अधिक लंबा होता है, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाप श्रोणि कहा जाता है। श्रोणि का वह प्रकार जिसमें एक लंबा अंडाकार किनारा होता है, जिसमें अग्रपृष्ठ व्यास अनुप्रस्थ व्यास से अधिक लंबा होता है, वह मानवाप श्रोणि कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में द्वितीयक यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। पुरुषों में द्वितीयक यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडाशय में प्रधान ग्राफी पुटक फट जाता है और द्वितीयक अंडाणु को मुक्त कर देता है, क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडोत्सर्ग कहलाती है। अंडोत्सर्ग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय में प्रधान ग्राफी पुटक डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और द्वितीयक अंडाणु को मुक्त कर देता है, यह कहलाता है अंडोत्सर्ग। अगला प्रश्न है, गर्भनाल में समावष्टि होती है। गर्भनाल में कितने धमनी और कितने सिरा समावष्टि होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 धमनियां और 1 सिरा समावष्टि होती है। अगला प्रश्न है, भ्रूण में अंगोत्पत्ति के दौरान विकसित होने वाला पहला अंगतंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय वाहिका तंत्र। तो भ्रूण में अंगोत्पत्ति के दौरान विकसित होने वाला पहला अंगतंत्र कौन सा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय वाहिका तंत्र। अगला प्रश्न है, भ्रूण की करोटी में 2 पार्श्विका अस्थियों के बीच स्थित संधि रेखा को क्या कहा जाता है? भ्रूण की करोटी में 2 पार्श्विका अस्थियों के बीच स्थित संधि रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सममितार्थी संधि रेखा कहा जाता है। सममितार्थी संधि रेखा। अगला प्रश्न है, भ्रूण की करोटी में पश्चकाल प्रोदर्ध से भ्रूमध्य बिंदु तक मापा गया अनुदैर्ध्य व्यास क्या कहलाता है? भ्रूण की करोटी में पश्चकाल प्रोदर्ध से भ्रूमध्य बिंदु तक मापा गया अनुदैर्ध्य व्यास क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चकपाल ललाट व्यास कहलाता है। भ्रूण की करोटी में पश्चकाल प्रोदर्ध से भ्रूमध्य बिंदु तक मापा गया अनुदैर्ध्य व्यास पश्चकपाल ललाट व्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनन मार्ग से गुजरने के दौरान भ्रूण के सर के आकार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढालन कहा जाता है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा में रक्त के प्रवाह के वृद्धि के परिणाम स्वरूप गर्भाशय ग्रीवा का रंग नीला बैंगनी हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चैडविक का चिन्ह कहा जाता है। इसे चैडविक का चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
भ्रूण के लंबे अक्ष और गर्भाशय के लंबे अक्ष के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? भ्रूण के लंबे अक्ष और गर्भाशय के लंबे अक्ष के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिसंधि कहा जाता है। अगला है, गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के बाद सामान्य रूप से स्थित गर्भनाल का समय पूर्व गर्भनालीय पृथक्करण हो जाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भनालीय अकस्मात पृथक भवन। गर्भनालीय अकस्मात पृथक भवन कहलाता है। अगला है, मूलाधारीय आघात का वर्गीकरण। मूलाधारीय आघात का वर्गीकरण जहां मूलाधार की चोट में मूलाधारीय मांसपेशियां सम्मिलित होती है किंतु गुदा संकोचनी मांसपेशियां सम्मिलित नहीं होती है, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी मूलाधारीय आघात कहलाता है। आगे देखेंगे, गर्भाशय के कसकर बंद छिद्र से, गर्भाशय के कसकर बंद छिद्र से पर्याप्त बड़े मुख तक गर्भाशय के लिए मार्ग देने की गर्भाशयी आश्य को बड़ा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय ग्रीवा विस्फारण कहलाती है। अगला प्रश्न है, पार्टोग्राफ किसकी प्रगति को अभिलिखित करने का एक प्रभावी साधन है? पार्टोग्राफ किसकी प्रगति को अभिलिखित करने का एक प्रभावी साधन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसव प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, कशेरुक दंड के संलयन, कशेरुक दंड के संलयन की विफलता से उत्पन्न होने वाली जन्मजात विकृति को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विमेरुता कहा जाता है। अगला है, जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रप्यूशिका ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, वह जीव जो नवजात नेत्र श्लेष्माशोथ के समय पूर्व प्रारंभ होने का सबसे सामान्य कारण है, वह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लैमाइडिया है। अगला प्रश्न है, विभिन्न रजो चक्रों में स्रावित 2 अंडाणु के निषेचन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुपरफेटेशन कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पीपीएच प्रबंधन उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पीपीएच प्रबंधन उपाय नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैरिसो स्मेली विट विधि। मॉरिसो स्मेली विट विधि जो है यह एक पीपीएच प्रबंधन उपाय नहीं है। बाकी बायमैनुअल कंप्रेशन विधि, बैलून टेम्पोनेट विधि और यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन विधि, यह तीनों जो है पीपीएच के प्रबंधन उपाय हैं। अगला प्रश्न है, स्टॉलवर्थी का संकेत का नैदानिक संकेत है। स्टॉलवर्थी का संकेत नैदानिक संकेत किसका है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सम्मुखी अपरा है। अगला प्रश्न है, विदारित अस्थानिक सघनता। विदारित अस्थानिक सघनता मतलब रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नाभि के आसपास की त्वचा के नीलावरणता को क्या कहा जाता है? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नाभि के आसपास की त्वचा के ब्लूइश डिस्कलरेशन जो हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुलैन का संकेत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगला प्रश्न है, वह पतली झिल्ली है जो सामान्यतः योनि द्वार के चारों ओर से घेरती है या आंशिक रूप से आच्छादित करती है? वह कौन सी पतली झिल्ली है जो सामान्यतः योनि द्वार को चारों ओर से घेरती है या आंशिक रूप से आच्छादित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योनिछद।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव भौतिकीय प्रोफाइल का पैरामीटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव भौतिकीय प्रोफाइल का पैरामीटर नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय ग्रीवा विलोप। अगला प्रश्न है, श्रोणि अंतर्गम पेल्विक इनलेट के शारीरिक संयुग्मी का माप क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 11 सेंटीमीटर होता है। श्रोणि अंतर्गम के शारीरिक संयुग्मी एनाटॉमिकल कंजुगेट का माप 11 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय का वजन 10वें प्रतिशतक से कम होना क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सगर्भता आयु के लिए छोटा दर्शाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपति हिंसा होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 28.8% होती है। आगे देखेंगे, गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर सभी को पूछेगा। किसको छोड़कर सभी को पूछेगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीवित बच्चों की संख्या को छोड़कर गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूछेगा। इसको छोड़कर बाकी पैर की मांसपेशियों में चुभन, सिर में दर्द और पैरों में सूजन जो है, यह गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसे जरूर पूछेगा। सिर्फ किसको छोड़कर? जीवित बच्चों की संख्या को छोड़कर। अगला प्रश्न है, लिप्स लूप में धागे का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह विश्वास दिलाता है कि लिप्स लूप उपस्थित है। लिप्स लूप में धागे का कार्य यह है कि यह विश्वास दिलाता है कि लिप्स लूप उपस्थित है। अगला प्रश्न है, सहयोगी पर्यवेक्षण सभी से जुड़ा हुआ है, केवल एक को छोड़कर। सहयोगी पर्यवेक्षण जो है सभी से जुड़ा है, केवल किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंड के लिए सूचना को एकत्रित करना। इसको छोड़कर मौके पर सुधार, बीसीसी एवं प्रेरण पर जोर, सही व्यवहार के लिए मदद, यह तीनों जो है सहयोगी पर्यवेक्षण से जुड़ा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 प्रति 1000 जीवित जन्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ब्रिट्यू सूचकांक प्रायः किसके वाहक के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। ब्रिट्यू सूचकांक प्रायः डेंगू वाहक के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पिछले 50 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाता है। पिछले 50 वर्ष में मलेरिया की कमी सेकुलर प्रवृत्ति दर्शाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है? इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टासट जो है यह इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है। बाकी DMPA-SC और नेटिन जो है यह इंजेक्शन से द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक है संक्रामक रोग और दूसरे साइड है उद्भवन काल।
एक है संक्रामक रोग और दूसरे साइड है उद्भवन काल। तो पहला है हैजा। हैजा का क्या हो जाएगा? हैजा का हो जाएगा 1 से 2 दिन। इसका उद्भवन काल है 1 से 2 दिन। और गला घोटू का है 2 से 7 दिन। खसरा का हो जाएगा 10 से 14 दिन। और गलसुआ का हो जाएगा 14 से 18 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है। प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है तो कौन रखता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है यह प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितने एएनसी विजिट करना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करना चाहिए एंटीनेटल केयर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 एएनसी विजिट करनी चाहिए। अगला प्रश्न है गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना कौन सा चिन्ह है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चैडविक चिन्ह है। अगला प्रश्न है कॉपर T380A। कॉपर T380A के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोध प्रभावी रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष तक। अगला प्रश्न है इसेंशियल एमिनो एसिड इसेंशियल कहलाते हैं क्यों? इसेंशियल एमिनो एसिड इसेंशियल कहलाते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें शरीर बना नहीं सकता, केवल भोजन से ही प्राप्त होते हैं। इसेंशियल एमिनो एसिड इसेंशियल कहलाते हैं क्योंकि इन्हें शरीर बना नहीं सकता, केवल भोजन से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे गर्भाशय गुहा की लंबाई। गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूटेराइन साउंड। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला आ गया है तो इसे हम लोग बोल देते हैं, आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण यूटेराइन साउंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चमकीला लाल। प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का रंग चमकीला लाल होता है। अगला प्रश्न है लेमिनेरिया टेंट क्या है? लेमिनेरिया टेंट क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेमिनेरिया टेंट जो है यह हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर है। लेमिनेरिया टेंट क्या है? हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में खतरे की संभावना होती है। कौन से खतरे की संभावना होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वाइकल कैंसर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियां में सर्वाइकल कैंसर के खतरे की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्तस्राव। भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण रक्तस्राव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राइमी पैरा में पार्टोग्राफ का लेटेंट फेज कितने घंटे का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 घंटे का होता है। प्राइमी पैरा में पार्टोग्राफ का लेटेंट फेज 8 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है HCG का स्रोत क्या है? HCG का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिनसिटियोट्रोफोब्लास्ट। HCG का स्रोत है सिनसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कोगुलेंट्स का कार्य क्या है। कोगुलेंट्स का कार्य क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त का थक्का बनने में सहायक। कोगुलेंट्स का कार्य है रक्त का थक्का बनने में सहायक। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए क्या होगा। तो सबसे पहला है एंड्रोड श्रोणी। एंड्रोड श्रोणी का क्या हो जाएगा, त्रिकोना। और गायनिकोइड श्रोणी का क्या हो जाएगा, गोल। और एंथ्रोपोइड श्रोणी का क्या हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल। और प्लेटीपेलाइट श्रोणी का हो जाएगा ट्रांसवर्सली ओवल। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अग्र का आकार कैसा होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डायमंड आकार का होता है। अग्र फंटेनल का आकार जो होता है डायमंड आकार का होता है। अगला प्रश्न है बेल्स पाल्सी होती है। बेल्स पाल्सी जख्म होती है जख्मों में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं क्रेनियल नर्व होती है। बेल्स पाल्सी होती है 7वीं क्रेनियल नर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों में विल्मस ट्यूमर किस अंग को प्रभावित करता है। बच्चों में विल्मस ट्यूमर किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है रोड टू हेल्थ इंगित करता है। रोड टू हेल्थ इंगित करता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की शारीरिक वृद्धि को इंगित करता है। अगला प्रश्न है IMNCI के वर्गीकरण में गुलाबी रंग का कोड है, क्या करने की जरूरत है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल भेजने या भर्ती करने की जरूरत है। IMNCI के वर्गीकरण में गुलाबी रंग का कोड है, अस्पताल भेजने या भर्ती करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 10 का नियम लागू होता है। 10 का नियम लागू होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटे होठ। 10 का नियम लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, कटे होठ। अगला प्रश्न है BFHI है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। BFHI का फुल फॉर्म है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है। इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस जो है यह कार्य यकृत का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यकृत अग्नाशयी वाहिनी ग्रहणी में खुलता है और वहन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्त एवं अग्नाशयी रस का। किसका वहन करता है, पित्त एवं अग्नाशयी रस का वहन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है। वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो है यह वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है। अगला प्रश्न है मनुष्य शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि है जिसमें दोनों अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी गुण पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। मनुष्य शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि है जो कि अग्नाशय है जिसमें दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी गुण पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को क्या कहते हैं। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्स प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो देख लीजिए अच्छे से, इसमें सूची 1 साइड है और दूसरे साइड सूची 2 दिया गया है। तो पहला है हमारा स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम पहला है, इसका हो जाएगा पारगमन कोशिकाएं जिसमें केराटिन हो। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका ए का। और स्ट्रेटम कॉर्नियम का क्या होगा, तो इसका होगा मृत कोशिकाओं का परत। और स्ट्रेटम बसेल जो है इसका हो जाएगा त्वचा क्षेत्र जहाँ तेजी व कोशिका विभाजन होता है। और लास्ट है रेटिकुलर परत डर्मिस की, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्वचा के डर्मिस परत के गहरे क्षेत्र। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एपिडेमिक ड्रॉपसी की वजह है। एपिडेमिक ड्रॉपसी की वजह क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैनगुनरिन। एपिडेमिक ड्रॉपसी की वजह है सैनगुनरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1.1 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर में कितना, 1.1 ग्राम। अगला प्रश्न है इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है। इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चमड़े के नीचे। तो यह हमारा अंतिम प्रश्न था और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इतना शेयर कीजिए कि सभी एएनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वो हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।